आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चैलेंजेस कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट फेस कर रही है। स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। उससे रिलेटेड लीजिंग के बारे में आपको बता रहा हूं और साथ में डिफरेंट माइक्रो मार्केट जो गुरुग्राम की हैं उनके करंट रेट्स आपको बताने वाला हूं। उसमें रिटेल का, कमर्शियल ऑफिस स्पेस का, लीजिंग का रेट और साथ में रेजिडेंशियल का रेट, एवरेज रेट आपको देने वाला हूं। तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कमर्शियल मार्केट इस टाइम कर क्या रही है। कमर्शियल में कोई आपको किसी भी टाइप का एस्पेक्ट क्लैरिटी से समझना है तो आज ये वीडियो आपको देखना बेहद ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली लेकिन लीज पे वो चढ़ नहीं रही है। कई बार कमर्शियल स्पेसिस की ओवर सप्लाई या मिसमैच होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी जो एक्चुअल में अवेलेबल है या जिसकी डिमांड है। गुरुग्राम के अंदर जिस हिसाब से एप्रिसिएशन आया है पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा रेजिडेंशियल में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के अंदर एप्रिसिएशन आया है और अक्सर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 2% के आसपास का रेंटल पर एनम के हिसाब से यील्ड देती है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन नई माइक्रो मार्केट में ये सब चीज़ें अभी पूरी तरह नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी पूरी तरह नहीं है, तो इसके कारण कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है और जिस हिसाब से कीमतें हैं उस हिसाब से वो मैच नहीं कर रही हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी माइक्रो मार्केट्स में क्या क्या रेट्स चल रहे हैं। लेकिन यहाँ कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो कीमत का बढ़ना कई बार ब्रांड्स को अट्रैक्ट नहीं करता या उसे इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता, या वहाँ अगर कोई रिटेल यूनिट खोलता है तो उसे बहुत ज़्यादा वहाँ रिटर्न ना मिल पाना या कस्टमर्स का ना मिल पाना भी ब्रांड को वहाँ जाने से, हायर रेंट पे करने से रोकता है। प्रोजेक्ट डिले होता है और जब डिले होता है तो बायर का ट्रस्ट खत्म होता है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट आता है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट को भी चलने में कहीं हद तक रोकता है। जीआईपी मॉल नोएडा के अंदर प्राइम लोकेशन पे है, लेकिन उसके बावजूद भी मेंटेनेंस तक निकालना भारी पड़ रहा होता है इन्वेस्टर्स को। कारपेट एरिया पे चीज़ें बेची जाए, ट्रांसपेरेंसी से बेची जाए, क्योंकि रेरा आने के बाद ट्रांसपेरेंसी तो आई है लेकिन लोडिंग फैक्टर अभी भी अक्सर नज़र आता है कमर्शियल प्रॉपर्टी बिकते टाइम पे। आपकी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न दिला पाएगी। अगर आपने सेल्फ यूज़ के लिए लिया है तो आपको उस स्टेज तक पहुंचा पाएगी जब आप खुश हों कि मेरी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन भी आया है और मैं सेल्फ यूज़ भी कर सकता हूं। तो लिक्विडिटी मार्केट में बनी रहे, इसके लिए मार्केट को पूरी तरह ठीक होना ज़रूरी है। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो आज की खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चैलेंजेस कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट फेस कर रही है। तो मैंने उसका एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया है, स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे रिलेटेड लीजिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ, किस तरह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के प्राइस इतने बढ़ चुके हैं कमर्शियल के कंपैरिजन में, आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ। और साथ में डिफरेंट माइक्रो मार्केट जो गुरुग्राम की हैं उनके करंट रेट्स आपको बताने वाला हूँ। उसमें रिटेल का, कमर्शियल ऑफिस स्पेस का, लीजिंग का रेट और साथ में रेजिडेंशियल का रेट, एवरेज रेट आपको देने वाला हूँ। तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कमर्शियल मार्केट इस टाइम कर क्या रही है। एजेंट या डेवलपर कई बार आपको प्रोडक्ट बेच तो देते हैं, लेकिन इन्वेस्टर या एंड यूज़र को जब प्रॉपर्टी मिलती है या उस प्रोडक्ट का पोजीशन होता है तब उसके हाथ कुछ नहीं लग पाता। तो उसको डिटेल में अगर समझना चाहते हैं और कमर्शियल में कोई आपको किसी भी टाइप का एस्पेक्ट क्लैरिटी से समझना है तो आज ये वीडियो आपको देखना बेहद ज़रूरी है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में अपने रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना है, उनको भी आगाह करना है कि आखिर बाजार इस टाइम पे क्या साउंड कर रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में डिटेल में आपसे मैं शेयर करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमर्शियल लीजिंग चैलेंजेस। अक्सर आपने देखा होगा कि आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली लेकिन लीज पे वो चढ़ नहीं रही है। कई बार कमर्शियल स्पेसिस की ओवर सप्लाई या मिसमैच होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी जो एक्चुअल में अवेलेबल है या जिसकी डिमांड है, क्योंकि मॉडर्न बिजनेस बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और अगर उस चेंज ट्रेंड पे ये नहीं बना हुआ है कमर्शियल स्पेस तो कई बार उसकी डिमांड नहीं आती है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो कोविड-19 के बाद जिन्होंने अपने आप को स्क्वीज़ किया है, स्मॉलर या फ्लेक्सिबल स्पेसेस की तरफ गए हैं, कोवर्किंग की तरफ गए हैं। बल्कि
पहले उसे कंपैरिजन में वो लार्ज ट्रेडिशनल ऑफिसेज और रिटेल यूनिट्स लिया करते थे। हाई प्राइसेस विद लो डिमांड। अक्सर आपने देखा होगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल से 1.5 और 2 टाइम्स हायर रहती है, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर्स इस टाइम पे पर्सनल स्पेस की तरफ या स्टेबल रेंटल यील्ड की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि पहले ऑफिस लीजिंग या रिटेल की तरफ इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे। तो वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसीज या साथ में ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ होना कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड को भी कई हद तक रोकता है। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्राइस ट्रेंड की। गुरुग्राम के अंदर जिस हिसाब से एप्रिसिएशन आया है पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा होगा रेजिडेंशियल में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के अंदर एप्रिसिएशन आया है, और अक्सर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 2% के आसपास का रेंटल पर एनम के हिसाब से यील्ड देती है, और वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी 5 से 6% कमर्शियल प्रॉपर्टी का रिटर्न आता है। तो ये एप्रिसिएशन इस टाइम थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है, क्योंकि लिमिटेड एब्जॉर्प्शन है मार्केट में। जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रेफर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की है, और कहीं हद तक अफोर्डेबल होम लोन रेट्स ना होना भी इसका एक कारण बन रहा है। इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। लोअर कमर्शियल रेट्स, जी हाँ, नई माइक्रो मार्केट्स जैसे कि न्यू गुरुग्राम, द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, इनमें से किसी की भी बात कर लें तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। पुराना गुड़गांव मतलब डीएलएफ फेस 1, 2, 3 का एरिया या फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, ये अपनी तरह पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन नई माइक्रो मार्केट में ये सब चीज़ें अभी पूरी तरह नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी पूरी तरह नहीं है, तो इसके कारण कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, और जिस हिसाब से कीमतें हैं उस हिसाब से वो मैच नहीं कर रही हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी माइक्रो मार्केट्स में क्या क्या रेट्स चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइबर सिटी की। जी हाँ, 25 से 50 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट चल रहे हैं। ऑफिस स्पेस 15 से 20 हज़ार रुपये है, और लीजिंग रेट करीब करीब 140 से 160 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच चल रहा है। यहाँ पर रेजिडेंशियल की बात करें तो आसपास के एरिया में 18 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। फिर गोल्फ कोर्स रोड की बात करते हैं, जहाँ 20 से लेकर 60 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट इस टाइम पे रिटेल स्पेस का चल रहा है। वहीं ऑफिस स्पेस की बात करें तो 15 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट, और लीजिंग की बात करें तो करीब 100 से 140 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। वहीं रेजिडेंशियल की बात करें तो 18,000 से 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का एवरेज रेट वहाँ चल रहा है। अब बात करते हैं सोना रोड की, तो वहाँ 12 से 30 हज़ार का रेट चल रहा है रिटेल स्पेस का, और ऑफिस स्पेस की बात करें तो 8.5 से लेकर 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। और लीज रेट की बात करें तो 60 से 90 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। और वहीं रेजिडेंशियल की बात करें 8 से लेकर 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी भी है, नई बिल्डिंग्स भी आ रही हैं, तो कहीं हद तक रेट्स में मैच नहीं है। अब बात करते हैं उद्योग विहार की, जहां 8 से 12 हज़ार रुपये रिटेल स्पेस चल रहा है। रिटेल स्पेस थोड़ा कम है वहां पे। और ऑफिस स्पेस की बात करें तो करीब करीब 6 से लेकर 9 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। यहाँ लीज रेट 40 से 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, और यहाँ आसपास रेजिडेंशियल की बात करें तो करीब करीब 7 से लेकर 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। अब एमजी रोड की बात करते हैं, 18 से 50 हज़ार रुपये रिटेल का रेट है, और ऑफिस स्पेस की बात करें तो 10 हज़ार से 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। वहीं लीज रेट 80 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है, और रेजिडेंशियल की बात करें तो 15 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। अब बात करते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, 15 से 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट रिटेल का रेट है, 10 हज़ार से लेकर 15 ऑफिस स्पेस का रेट है, और लीजिंग रेट की बात करें तो 70 से 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में लीजिंग का रेट चल रहा है। यहीं रेजिडेंशियल स्पेस की बात करें तो 12 हज़ार से लेकर 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास इसके अंदर रेट चल रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सॉदर्न पेरिफेरल रोड एसपीआर की, 14 हज़ार से 35 हज़ार रुपये यहाँ रिटेल स्पेस का रेट चल रहा है, और 10 हज़ार से 15 हज़ार ऑफिस स्पेस का रेट चल रहा है यहाँ। और लीजिंग की बात करें तो 50 से 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, और 12 से 20 हज़ार यहाँ रेजिडेंशियल स्पेस का रेट चल रहा है। फिर सेक्टर 44, जी हाँ, फोर्टिस हॉस्पिटल या मेट्रो स्टेशन के पास, हुडा सिटी सेंटर के पास लगता हुआ एरिया, सेक्टर 44, 15 हज़ार से 45 हज़ार यहाँ रिटेल का रेट चल रहा है, 15 से 20 हज़ार ऑफिस स्पेस का रेट चल रहा है, और 60 से 90 रुपये यहाँ लीज रेट्स है। और रेजिडेंशियल की बात करें तो यहाँ 15 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे 14 से लेकर
40,000 रुपये रिटेल का रेट चल रहा है और यहाँ ऑफिस स्पेस का 8 से 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। और लीज रेट की बात करें तो 55 से 85 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ पर लीज रेट चल रहा है और 10 से लेकर 20,000 यहाँ पर एवरेज रेजिडेंशियल रेट्स हैं। न्यू गुड़गांव का एरिया 12 से 32,000 रुपये रिटेल का रेट है, 6 से 9,000 रुपये यहाँ ऑफिस स्पेस का रेट चल रहा है। और लीजिंग रेट की बात करें तो 45 से 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट यहाँ लीजिंग रेट है। ये लीजिंग रेट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ऑफिस स्पेस के लीजिंग रेट है। और रेजिडेंशियल का रेट यहाँ 7,000 से लेकर 15,500 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो ये तो हो गए रेट्स। अब आपको मैं बताता हूँ कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण कमर्शियल मार्केट सेंटिमेंट शिफ्ट हो चुके हैं। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में नोट किया गया है कमर्शियल से रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ इन्वेस्टर या होम बायर का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। पहले इन्वेस्टर्स अक्सर कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगाते थे, लेकिन अब उनका ट्रेंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की तरफ शिफ्ट हो गया है। लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं रेजिडेंशियल मार्केट के अंदर, साथ में कमर्शियल को लोग कई बार अवॉइड भी कर लेते हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड इस टाइम मार्केट में अभी भी बचा हुआ है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तो लार्ज ऑफिस स्पेस का जो ट्रेंड हुआ करता था वो कहीं हद तक तो रुकावट आई है। रैली ड्यू, जी हाँ, कमर्शियल रियल एस्टेट में मुझे अभी भी लगता है कि रैली ड्यू है। वर्क फ्रॉम होम लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन हाई क्वालिटी ऑफिस स्पेस भी अभी कहीं हद तक नहीं दिख रहे हैं, या रिटेल में पूरी तरह कई बार रिकवरी नहीं आई है। तो डिमांड इस समय थोड़ी सी कम है, लेकिन मेरे को लगता है रैली ड्यू है। अभी यहाँ पर एक अच्छा पुश कमर्शियल स्पेस को मिलना बाकी है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब लैक ऑफ डेवलपर्स भी कहूँगा, ऐसे डेवलपर्स जो क्वालिटी कमर्शियल स्पेस बनाते हो, ऐसे डेवलपर्स की कमी है। अगर बड़े ब्रांड्स को छोड़ दें तो कमर्शियल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपर सामने नहीं आ रहे हैं। रेजिडेंशियल डेवलपमेंट में डेवलपर का जो फोकस है वो पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। कई बार रेजिडेंशियल की एक्सपर्टीज़ भी होती है, लेकिन कमर्शियल में लीजिंग या लॉन्ग टर्म टेनेंट मैनेजमेंट, ये कमर्शियल के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें बड़े डेवलपर्स ही कई बार अच्छा काम कर पाते हैं, लेकिन छोटे डेवलपर्स में कई बार इसकी एक्सपर्टीज़ का अभाव जो इन्वेस्टर है जिसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, उसको फेस करना पड़ता है। ट्रेंड शिफ्ट, जी हाँ, शॉपिंग मॉल से हाई स्ट्रीट मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। कोविड-19 के बाद में जो ट्रेडिशनल मॉल्स हुआ करते थे जिनमें बड़ी बड़ी मेंटेनेंस आती थी, वो ट्रेंड अब हाई स्ट्रीट मार्केट की तरफ, रिटेल की तरफ शिफ्ट हो गया है, जहां ओपन स्पेस, फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को मिलती है, या जो टेनेंट भी होता है उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, लो मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो मॉल्स चूँकि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा अभी भी रिकवरी नहीं कर पाए हैं, इनके कंपैरिजन में हाई स्ट्रीट मार्केट ज़्यादा अडेप्टेबल है, इसमें ज़्यादा रिकवरी देखने को मिली है। लीजिंग कैपेबिलिटीज़ डिक्लाइन, इस टाइम डेवलपर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कई तो इस समय ब्रांड्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कमर्शियल स्पेस की कहीं हद तक ओवर सप्लाई भी देखने को मिल रही है, और डेवलपर के पास कई बार वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो कॉम्पिटिटिव लीजिंग टर्म में दे पाए। लो फुटफॉल, सेल्स, ये रीजन होते हैं जिसके कारण ब्रांड आते हैं और चले जाते हैं। न्यू माइक्रो मार्केट, लैक ऑफ जॉब्स, नई कमर्शियल डेवलपमेंट कई बार समय से पहले आ जाती है। नई माइक्रो मार्केट में जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, रेजिडेंशियल की वहाँ प्रॉपर जो खपत है वो नहीं होती, अब कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ नहीं होता, तो इस कारण से कमर्शियल तक लोग पहुँच नहीं पाते। इसके कारण भी वो इन्वेस्टमेंट अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाती है, और जो इन्वेस्टर वहाँ खरीदता है उसको वहाँ रिटर्न भी नहीं मिलता। फिर कमर्शियल रियल एस्टेट कंसंट्रेटेड इन एस्टैब्लिश्ड एरिया, गुरुग्राम के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो इस समय कुछ ही ऐसे हब बने हुए हैं, जैसे गोल्फ कोर्स रोड है या एमजी रोड है। उन मार्केट्स में आप देखेंगे कि कमर्शियल एक्टिविटी की डिमांड है, लेकिन यहाँ कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो कीमत का बढ़ना कई बार ब्रांड्स को अट्रैक्ट नहीं करता, या उसे इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता, या वहाँ अगर कोई रिटेल यूनिट खोलता है तो उसे बहुत ज़्यादा वहाँ रिटर्न ना मिल पाना या कस्टमर्स का ना मिल पाना भी ब्रांड को वहाँ जाने से, हायर रेंट पे करने से रोकता है। फिर हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, जनरली देखा जाता है 25 से 28 रुपये पर स्क्वायर फीट कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो मॉल होते हैं, जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनड होते हैं, उनमें मेंटेनेंस आती है। तो ये मेंटेनेंस का बर्डन रिटेलर्स या बिजनेसमैन को काफ़ी हद तक कई बार खलता है। जब काम नहीं चल रहा होता वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो
हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस या ऐसी लोकेशंस जहां पर मेंटेनेंस कम हो वो उन एरियाज को प्रेफर करें। फिर हाई लोडिंग ऑन कमर्शियल स्पेस, ये सब आप जानते हैं कि करीब करीब जब भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो डेवलपर द्वारा कहा जाता है कि 50% एरिया मिलेगा। क्या लोडिंग है ये? क्या आप यूजेबल स्पेस सिर्फ 50% देंगे? क्यों? लोडिंग की परसेंटेज का इतना ज्यादा होना कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेस अट्रैक्टिव बना देता है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो एरिया मिलता नहीं। अगर से हम एसईओ में कंपैरिजन करते हैं तो स्टेयर्स, वॉशरूम, लिफ्ट, यही स्पेस कॉमन एरिया में जा रहा है, बाकी सारा यूजेबल स्पेस है। तो हाई लोडिंग के कारण भी वो जो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो नहीं बनती। तो 50% लोडिंग का ट्रेंड कमर्शियल रियल एस्टेट की मार्केट में बन चुका है, जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं कहूंगा मैं। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो धीरे धीरे कमर्शियल की डिमांड कम हो सकती है। फिर लैक ऑफ इंटरनेशनल ग्रेड ऑफिस, कई कमर्शियल डेवलपमेंट जो इस टाइम हुई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बन रही है और अट्रैक्टिव भी बन रही है, तो वहाँ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या हाई एंड बिजनेसेस वहाँ पर अपना स्पेस ले रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल ग्रेड के ऊपर चीज़ें नहीं बन रही, क्योंकि चेंज मांग रहे हैं, अब इकोनॉमी चेंज हो रही है, लोग चेंज हो रहे हैं, तो वो चीज़ें अगर चेंज देखने को नहीं मिलती इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तो बहुत ज़्यादा कई बार वो भी नहीं चल पाते। फिर अनरियलाइज्ड बायर एक्सपेक्टेशन, डेवलपर द्वारा बेचते टाइम जो रेट लिए जाते हैं वो बायर के लिए एक एक्सपेक्टेशन के तौर पे सेट कर दी जाते हैं। बायर को कहा जाता है कि यहाँ पर आपको इतना रिटर्न मिल सकता है, लेकिन पोस्ट पोजीशन लीजिंग रेट प्रॉपर अलाइन नहीं होते और बायर्स को जो प्रॉमिस किया होता है उस हिसाब से उसको डिससेटिस्फेक्शन मिलती है। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बायर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि डेवलपर द्वारा बेचते टाइम तो कह दिया जाता है कि यहाँ 200, 300, 400 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको लीज पे मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो लीज पे नहीं मिलता है। तो वहाँ बायर ठगा हुआ महसूस करता है, उसे लगता है मैं लेके फंस चुका हूँ और यहाँ मेंटेनेंस मुझे पे करना पड़ रहा है, और मेंटेनेंस का हैवी लोड भी बायर को तंग करता है। फिर लैक ऑफ बैंक फाइनेंसिंग, कमर्शियल सेगमेंट में अक्सर देखा होगा कि बैंक फाइनेंसिंग नहीं होती, इसीलिए बायर्स का कई बार चेक नहीं हो पाता डेवलपर्स पे कि हम फंड तो उसको कर रहे हैं, अपने पास से पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर अगर बैंक होता है तो उसे एक प्रॉपर स्टेजेस के ऊपर मनी रिलीज करता है, तो डेवलपर की कंस्ट्रक्शन भी चलती रहती है। तो रेरा का वीक होना कहीं हद तक इस टाइप की कंस्ट्रक्शन को पुल बैक करता है, इन्वेस्टर्स को पीछे रोकता है। ट्रस्ट डेफिसिट विद एश्योर्ड रिटर्न, अक्सर आपने देखा होगा कमर्शियल के अंदर एश्योर्ड रिटर्न्स दिए जाते हैं जो बुकिंग के टाइम पे ही बताए जाते हैं, लेकिन बाद में उसे नहीं दिया जाता। एश्योर्ड रिटर्न का पुल बैक होना मार्केट में कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करता है। डेवलपर और बायर के बीच में वो संबंध जो अच्छे होने चाहिए, वो एश्योर्ड रिटर्न जो कमिटेड है वो बाद में नहीं मिलने पर वो खराब हो जाते हैं, और ऐसे डेवलपर्स को ओवर प्रॉमिस रिटर्न करना इस मार्केट की कॉन्फिडेंस के लिए सबसे हानिकारक है। कैश फ्लो इश्यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब डेवलपर डाइवर्जन ऑफ फंड करता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वहाँ रुक जाते हैं, प्रोजेक्ट डिले होता है, और जब डिले होता है तो बायर का ट्रस्ट खत्म होता है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट आता है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट को भी चलने में कहीं हद तक रोकता है। फिर ब्रांड कमिटमेंट इश्यूज, आपने अक्सर देखा होगा कि पोस्ट पोजीशन जो ब्रांड डेवलपर ने बुकिंग करते टाइम आपको दिखाए थे वो नज़र नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आते? वो नज़र इसीलिए नहीं आते क्योंकि आपको LOI दिखा के बुकिंग की जाती है, आपसे पैसा लिया जाता है कि ब्रांड का इंटरेस्ट है, कि ब्रांड यहाँ LOI साइन कर चुका है और ब्रांड यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो हमारा टाई अप हो चुका है, यहाँ पे आपकी शॉप को फलाना 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 ये ब्रांड लेने वाला है, तो आपको इस रेट के ऊपर हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं, इतना आपको किराया आना शुरू हो जाएगा। सबको लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव वेंचर है ये, तो अक्सर इन्वेस्टर्स यहाँ पर ये गलती कर जाते हैं और बाद में वो ब्रांड्स जो डेवलपर की कमिटमेंट होती है वो कहीं नज़र नहीं आते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ LOI देते हैं, दैट इज़ लेटर ऑफ इंटेंट, और वो कंडीशनल LOI होती है। उस कंडीशनल LOI के अंदर अगर डेवलपर वो सारी कमिटमेंट फुलफिल नहीं करता है तो ब्रांड के आने की कोई गारंटी नहीं होती है। अक्सर आपको जब ब्रांड ऐसा कमिटमेंट डेवलपर द्वारा किया जाए कि ब्रांड यहाँ आने वाला है, तो वहाँ आप उसकी LOI को पढ़ना ना भूलें, क्योंकि LOI के अंदर वो सारी कंडीशंस लिखी होती हैं जिससे ब्रांड कभी भी बैकआउट कर सकता है। कई बार बहुत अच्छा स्पेस रेडी होने पे ब्रांड बैकआउट नहीं भी करता है, लेकिन LOI का होना ये पूरी तरह से गारंटी नहीं है कि ब्रांड वहाँ पे अपना
स्पेस जो उसने लेटर ऑफ इंटेंट में लिखा है वो ज़रूर लेगा। फिर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पोस्ट पोजीशन। अक्सर देखा होगा आपने कई डेवलपर पोजीशन के बाद रेवेन्यू मॉडल जो होता है, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, वो ब्रांड्स को देते हैं। ब्रांड आते भी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर है, शुरू में ब्रांड आते भी नहीं है। तो जो इनिशियल रेंटल गारंटी, कई बार वो डेवलपर जो आपको पोजीशन तक लेके जाता है, वो रेंटल गारंटी आपको जो देता है वो डेवलपर अपने पास से दे रहा होता है। ब्रांड के द्वारा उसे रेवेन्यू शेयरिंग पे रखा जाता है, मतलब ब्रांड यहाँ तक कि इंटीरियर कॉस्ट भी इम्पोज कर देता है। तो कुछ डेवलपर मॉल को डेवलप करने के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट अपने पास से करते हैं। तो ब्रांड का वहाँ आना और रेवेन्यू शेयरिंग देना और आपको डेवलपर द्वारा अपने पास से पैसा देना, ये एक्चुअल रेंटल नहीं है जो आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलना चाहिए था। तो इस टाइप की गारंटी कई बार तो डेवलपर देता है, कई बार इंटीरियर्स पे भी आपका खर्चा कराता है। जैसे हाई इंटीरियर फिट आउट कॉस्ट जो है वो आपको अपने पास से बेयर करनी पड़ती है और उसका बर्डन भी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आप पे एडिशनल आता है, जिसके लिए आप पूरी तरह तैयार नहीं होते। तो ऐसा बर्डन भी कहीं हद तक बायर्स को, इन्वेस्टर्स को ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से रोकता है। डेवलपर रन मॉल्स। जी हाँ, एक कहावत है, कमर्शियल बनाना आसान है लेकिन कमर्शियल चलाना बहुत टफ होता है। डेवलपर कमर्शियल बना तो लेते हैं लेकिन वो चला नहीं पाते। रेवेन्यू शेयरिंग टर्म कई बार उनको सूट नहीं करती, या फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ने के बाद रेवेन्यू शेयरिंग पे भी वो ब्रांड्स को नहीं ला पाते। तो इन्वेस्टर्स को वहाँ जब तक ब्रांड नहीं आएगा, जब तक मॉल पूरी तरह नहीं चलेगा, तब तक वहाँ इन्वेस्टर्स को फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रॉपर मॉल का रन होना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये दिक्कत अक्सर देखने को मिलती है, डेवलपर बना लेते हैं लेकिन उस मॉल को चला नहीं पाते। तो आपको खरीदते टाइम इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आखिर डेवलपर उस लायक है भी या नहीं कि वो ब्रांड वहाँ लाकर उस मॉल को चला पाएगा भी नहीं पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेफिशिएंसी। बहुत सारे कमर्शियल बन तो जाते हैं लेकिन आसपास का सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल पॉपुलेशन या वहाँ पर प्रॉपर फुटफॉल का होना पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब थोड़ा पहले ही बन जाते हैं, मतलब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं हुआ और वहाँ मॉल बन के खड़ा हो गया। ये भी कारण होते हैं कि इन्वेस्टर्स को उनकी प्रॉपर्टी पर रिटर्न नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आपको अक्सर ध्यान में रखनी होती है। यही रीज़न है कि कमर्शियल बेइंतहा कीमत पे डेवलपर एश्योर रिटर्न दिखा के आपको बेच तो लेते हैं, लेकिन बाद में जब आपको रेंटल लेने की बारी आती है तब वो नदारद हो जाते हैं। तब आप इन्वेस्टमेंट करके फंस चुके होते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट का जो ट्रिगर है, जो सुई है, वो आप पे घूमनी शुरू हो जाती है और हैवी मेंटेनेंस आपको पे करनी पड़ती है। तब आपको लगता है कम से कम मेंटेनेंस जेब से ना जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसा GIP मॉल नोएडा के अंदर प्राइम लोकेशन पे है लेकिन उसके बावजूद भी मेंटेनेंस तक निकालना भारी पड़ रहा होता है इन्वेस्टर्स को। ऐसी शॉप्स जो उन्होंने ले ली लेकिन मेंटेनेंस दे पाए, वो मॉल चल पाए, इस कारण से मेंटेनेंस को पे करने के लिए उन्हें ब्रांड्स को कम रेट के ऊपर लीज पे देना पड़ता है। ये सच्चाई है मार्केट की जो आपको खरीदने से पहले समझनी होगी। आंख बंद करके कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती। ये कमर्शियल मार्केट की सच्चाई जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक कमर्शियल प्रॉपर्टी में खरीदना एक बेवकूफ़ी भरा कदम हो सकता है। तो हमेशा ऐसा खरीदने से पहले सोचे समझे। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि ऐसा नहीं है कमर्शियल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं देती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी रिटर्न देती है, लेकिन अगर सही रेट पे वो बाइंग की गई है आपके द्वारा और आपको लगता है कि आप खुद उस प्रॉपर्टी को लीज आउट कर सकते हैं और प्रॉपर यूजेबल स्पेस है उसके अंदर, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना वाकई में फ़ायदे का सौदा होता है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते टाइम बहुत सारे फैक्टर्स जो आज मैंने बताए, आपको अक्सर ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और वैसे कमर्शियल की रैली ड्यू है अगर तरीके से काम किया जाए रियल एस्टेट मार्केट द्वारा और कारपेट एरिया पे चीज़ें बेची जाए, ट्रांसपेरेंसी से बेची जाए, क्योंकि रेरा आने के बाद ट्रांसपेरेंसी तो आई है लेकिन लोडिंग फैक्टर अभी भी अक्सर नज़र आता है कमर्शियल प्रॉपर्टी बिकते टाइम पे। कमर्शियल क्या, इवन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिकते टाइम भी आपको सुपर एरिया ही हमेशा बताया जाता है। कारपेट एरिया लिखना मैंडेटरी है, तो डेवलपर अब आपको शर्मा-शर्मी कारपेट एरिया लिख देते हैं, लेकिन रेट जो कोट करते हैं वो आपको सुपर एरिया पे ही कोट करते हैं। तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाएगी और क्लीन मार्केट ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न दिला पाएगी। अगर आपने सेल्फ यूज़ के लिए लिया है
तो आपको उस स्टेज तक पहुंचा पाएगी जब आप खुश हों कि मेरी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन भी आया है और मैं सेल्फ यूज़ भी कर सकता हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर जानकारी पसंद आई, अगर मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जो दी हुई है आपको वो पसंद आई, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार एंड जय हिंद।